नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद आपके प्यार और सम्मान के लिए। और दोस्तों, मेरा मुख्य उद्देश्य इस पॉडकास्ट को शुरू करने का है आपके सवालों का जवाब देना। तो आज का पहला सवाल पूछा है सूरज पंडित जी ने सीवीआर टेक्नोलॉजी के बारे में। सूरज जी इस तकनीक में जमीन के नीचे से 3 से 4 फीट की मिट्टी को निकालकर उसे सुखाते हैं और फिर छानते हैं। इसके बाद इसमें अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल मिलाकर उसको फिर पानी में घोलते हैं, फिर पौधों पर यानी फसलों पर स्प्रे करते हैं। इससे सुंडियां और रस चूसक कीड़ों को कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। अब इसका वैज्ञानिक कारण ये है क्योंकि मिट्टी कीड़ों को पसंद होती है तो उसे खाते जरूर हैं, लेकिन ये मिट्टी चिकनी होती है जो नीचे से 3 से 4 फीट पे निकाली जाती है। ये चिकनी मिट्टी होती है और इसके साथ जब आप कैस्टर ऑयल या कोई भी तेल मिला देते हैं तो इसको कीड़े पचा नहीं पाते हैं, जिसके कारण वे मर जाते हैं। अब इसके साथ इसमें दोस्तों कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो पौधों को मिल जाते हैं इसके स्प्रे से। श्री चिंतला वेंकट रेड्डी जी को इसके लिए पद्मश्री भी मिला है। इस तरीके के दोस्तों कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं, जिसको किसी अन्य वीडियो में मैं विस्तृत से आपको बताऊंगा। दूसरा सवाल है दत्ता जी का, हालांकि और कई लोग भी इसे पूछ चुके हैं। इन्होंने पूछा है गन्ने में जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कब करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आपके खेत में पोषक तत्वों की कमी है या आप खाद का इस्तेमाल कम करते हैं तो आपको किसी भी हार्मोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूखे पेट पर कोड़े मारकर जबरदस्ती काम कराने की स्थिति हो जाएगी वह। इसलिए पहले पौधे को भरपेट भोजन दीजिए यानी बेसल डोज और ड्रॉप ड्रेसिंग करिए। इसके बाद भी अगर आपको वृद्धि में कोई कमी रह जाती है तब आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करिए। गन्ने में इसका इस्तेमाल 2 बार करना चाहिए। पहली मात्रा आपको 10 ppm की रखनी होगी 100 दिनों के आसपास, और दूसरी मात्रा आपको 20 ppm की रखनी है 160 दिनों के आसपास। इतना काफी होता है गन्ने के लिए। अगला सवाल है रविंदर जी का, और ये दिक्कत भी ज्यादातर किसानों को आती है। ज्यादातर गेहूं पहले पानी और खरपतवार नाशक के इस्तेमाल के बाद पीली हो जाती है, और इसके 3 कारण होते हैं। पहला, पानी ज्यादा हो जाता है, या फिर दूसरा, खाद या पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और तीसरा, खरपतवार नाशक की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इसके लिए आपको पौधे को स्ट्रेस से निकालना पड़ता है, यानी आपको एनपीके 19-19-19 के साथ कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और टॉनिक मिलाकर देना चाहिए, तभी ये ठीक होगा। और ये चीज मैंने गेहूं के A to Z वीडियो में भी आपको बताया है। अब दोस्तों, कई लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी स्प्रे ले लेते हैं और एनपीके 19-19 का भी स्प्रे ले लेते हैं, उसके बाद भी यह स्थिति नहीं ठीक होती है। उसका कारण ये होता है दोस्तों कि आपके खेत में मैग्नीशियम की कमी हो गई होती है, और मैग्नीशियम हम बहुत ही कम डालते हैं फसलों में। तो अगर आपके खेत में पीलापन नहीं जा रहा है जिंक डालने के बाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालने के बाद, तो एक बार आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी ट्राई करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि मेरी वीडियो को आगे भगाकर या स्किप कर कर देखने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं पहले हर शब्द को लिखता हूं और तभी बोलता हूं, ताकि हर वाक्य में मेरे आपको जानकारी मिले। अगला सवाल है संजय जी का राजस्थान से, और इस प्रश्न को मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझा सकूं। हर प्रश्न का जवाब कमेंट्स में संभव नहीं होता, क्योंकि ना आप पूरी जानकारी देते हैं, जैसे बेसल डोज में आपने क्या दिया था, अभी कितने दिन की फसल हुई है, इत्यादि। हालांकि मैं चाहूं तो ऐसे प्रश्नों पर कोई एक खाद बता सकता हूं, लेकिन वो सटीक जवाब नहीं होगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला सवाल है गौरव जी का। इनकी मटर की फसल 50 दिन के आसपास है और इनको लेट ब्लाइट की दिक्कत आती है पानी देने के बाद, और ये समस्या साधारण भी है दोस्तों। इसलिए पानी देने से पहले मटर में आपको खेत में राख के साथ मिलाकर सल्फर 80% WDG 2 kg पर एकड़ छींट दें, तब पानी दीजिए। और दूसरा, मैंकोजेब 45 यानी M45 का स्प्रे आपको 2 ग्राम प्रति लीटर से स्टिकर के साथ लेना है। यदि ज्यादा कोहरा है तो आपको मैंकोजेब 45 की डस्टिंग करानी पड़ेगी। सल्फर और मैंकोजेब 45 दोनों एक तरीके से फफूंदीनाशक का भी काम करते हैं, और सल्फर पोषक तत्व होने के साथ मिट्टी को एक गर्मी भी प्रदान करता है। अगला सवाल है वीनू भाई जी का। आपके सहजन के पेड़ में फूल तो बहुत है, लेकिन फल बहुत कम लग रहे हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो फंगस और रस चूसक कीड़ों का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है जिसके कारण फूल गिर रहे हैं, या फिर मादा फूलों की संख्या कम है। तो इसके लिए आपको पहला स्प्रे इमिडाक्लोप्रिड 30% का 1 ml प्रति लीटर से आपको लेना पड़ेगा, और दूसरा स्प्रे इसके 3 दिन बाद आपको इथाइलिन 39.5% का 0.5 ml प्रति लीटर की डोज से आपको लेना पड़ेगा। अब ये कई कंपनियों का आता है, जैसे बायर का इथेरल आता है। इसके साथ आपको जड़ों में ह्यूमिक एसिड 98% वाला प्रति पौधा 50 ग्राम के साथ आपको राइजोबियम कल्चर
50 ml मिलाकर 1 लीटर पानी में दे देना है। इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब दीप भूषण जी पूछ रहे हैं कि नर्सरी वाले आखिर पौधों में क्या इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, नर्सरी वालों को अच्छे से ये पता होता है कि जैविक खादों का महत्व क्या है, इसलिए वो लोग मिट्टी में जैविक खाद ही मुख्यतः डालते हैं और स्प्रे से ही सिर्फ दवाओं का और हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। और ये तरीका बहुत ही उचित और कारगर होता है अगर आपको कम मिट्टी में पौधों को अच्छा उगाना है। नर्सरी वाले कभी भी सादा मिट्टी में पौधे नहीं लगाते। उनके यहाँ हमेशा मिट्टी कम होगी, गोबर की खाद उसमें ज्यादा मिली होगी, पत्तियों की खाद ज्यादा मिली होगी, वर्मी कंपोस्ट मिला होगा। और ये सलाह मेरी सभी गार्डनिंग करने वाले या जो शहरों में रहते हैं, छोटे गमलों में, क्यारियों में इस्तेमाल करते हैं, उनको मेरी ये सलाह है कि आप मिट्टी के जगह सिर्फ यही इस्तेमाल करिए, वर्मी कंपोस्ट। मिट्टी तो बस आप केवल 10-20%, 30% एक नाम मात्र रखिए, बाकी आप मुख्यतः गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इन सब चीजों का इस्तेमाल करिए। धीरे धीरे समय के साथ ये खुद मिट्टी में परिवर्तित हो जाएंगी। अगला सवाल है MK भाई का कि तरबूज की पौध इस समय ठंड में तैयार करें या सीधे बिजाई कर दें। दोस्तों, अगर आप खेती कर रहे हैं तो ये अंदाजा आपने 1-2 सालों में लगा लिया होगा कि हमारे देश का मौसम 1 महीना आगे चला गया है। इसलिए अभी आप 20 दिन की अच्छी खासी ठंड पड़ेगी, यानी कड़ाके की ठंड होगी। इस परिस्थिति में पौधा नर्सरी में ही तैयार करना सही रहेगा। लेकिन तरबूज का पौधा नर्सरी में तैयार करने के लिए आपको 4 इंच बाय 3 इंच का पॉली बैग लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही तेजी से बढ़ती हैं और ये अपनी जड़ों के साथ कोई खिलवाड़ या कोई छेड़छाड़ नहीं चाहता है। इसलिए लगाते समय इसको बिल्कुल ही आराम से लगाना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे ही पौधा जमाव ले, आप खेत की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 20 दिनों में ही पौधरोपण कर देना है। ज्यादा बड़ा पौधा नर्सरी किया हुआ तरबूज का बहुत सफल नहीं माना जाता। अगला सवाल है मैपल फार्मिंग चैनल से। इन्होंने प्रूनिंग कर दी है ठंड में, जिसके कारण इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस समय दोस्तों, ठंड में अत्यधिक कोहरे में वैसे ही पौधे आपके सुप्तावस्था में चले जाते हैं, इसलिए इस समय कटाई और छटाई नहीं करनी चाहिए। अब आपके जहां काटने पर पौधा सूख रहा है, वहां पर आपको फिर से काटना पड़ेगा और उसको मोमबत्ती से मोम लगाकर सील करना पड़ेगा। तो मोमबत्ती में तो खर्चा ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन आपका लेबर का खर्चा काफी ज्यादा आ जाएगा। अब संजय यादव जी इस समय भिंडी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय जी, इस समय ये कोशिश ना कीजिए। अत्यधिक ठंड में कोई खाद नहीं देना चाहिए। 15 जनवरी के बाद आप 13-0-45 का स्प्रे शुरू करिए 2 ग्राम प्रति लीटर से। और इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, आपने मिट्टी में क्या दिया है या आपने बताया ही नहीं है, तो उस हिसाब से डोज आगे मैटर करेगा। अगला सवाल है आलोक मौर्य जी का कि अगर गोभी में ज्यादा सड़न आ गई है तो इस मौसम में रोकना क्या संभव है। आलोक जी, इस मौसम में अगर गोभी में ज्यादा सड़न आ गई है तो इसको रोकना बिल्कुल संभव नहीं है। जितना जल्दी हो सके छोटे आकार में ही गोभी को बेच दीजिए। अगर गोभी में फूल नहीं बने हैं तो एक तरीके से समझ लीजिए कि बहुत ही विषम परिस्थिति है, क्योंकि इसमें बचाने का खर्चा पूरे फसल को बेचने से भी नहीं निकलेगा। अगला सवाल है जूनियर नाजी का कि जैविक खादों का कोई शेड्यूल कैसे बनाया जाए या कैसे बनता है। दोस्तों, जैविक खादों का कोई शेड्यूल नहीं बनाया जा सकता। आपकी जब मर्जी हो आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि जैविक खादें तुरंत पौधे को नहीं मिलेंगी रासायनिक खादों की तरह। ये धीरे धीरे जीवाणुओं द्वारा टूटकर ही पौधे को मिलेंगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जैविक खाद आप कितने कितने दिन पर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात दिनों में नहीं सालों में होती है, इसलिए दिन मायने नहीं रखते। दूसरा, इन्होंने एनारोबिक फर्टिलाइजर के बारे में पूछा है कि इसका स्प्रे से इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एनारोबिक फर्टिलाइजर का स्प्रे से इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्टोर करके एनारोबिक फर्टिलाइजर को रख रहे हैं तो उसमें वातावरण से हानिकारक बैक्टीरिया के आने की चांस ज्यादा होती है। इसलिए कोशिश करिए कि एनारोबिक फर्टिलाइजर को एयर सील या एयर टाइट डब्बे में अगर आप रख रहे हैं तभी आप स्प्रे में इस्तेमाल करिए, अन्यथा आप इसको मिट्टी में ही इस्तेमाल करिए। अब राज सिंह जी को गोभी में डीबीएम की समस्या आ रही है और ये समस्या ज्यादातर जगहों पर आती है। ठंड में सभी फसलों पर और सभी कीटों के बचाव के लिए आप मेटाराइजम नामक मित्र फफूंद का इस्तेमाल कर सकते हैं और यह बहुत ही कारगर भी होता है स्प्रे के माध्यम से। लेकिन अगर आप फिर भी रासायनिक तरीके का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसमें एक तरीका अपनाना पड़ेगा कि जो भी कीटनाशक आपने पिछले सालों में इस्तेमाल किया है उसको इस साल नहीं इस्तेमाल करना है। कीटनाशकों के ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं इनके प्रयोग में क्या सावधानियां होती हैं उसको मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि आपने जो भी कीटनाशक पिछले सालों में इस्तेमाल किया है उसको नहीं इस्तेमाल करना है। इसलिए मैं 5-6 नाम बता दे रहा हूँ
और जो भी इसमें से आपने ना इस्तेमाल किया हो उसको आप इस्तेमाल करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जैसे पहला है इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, इसका डोज 5 ग्राम प्रति 15 लीटर रहेगा। दूसरा है डेलीगेट या टाटा समिट, ये 1 ml प्रति लीटर रहेगा इसका डोज। तीसरा है कोराजन, इसको 0.5 ml प्रति लीटर की डोज से लेना चाहिए। चौथा है एंटेप्रिड 1 ml प्रति लीटर से, या फिर पांचवा है ट्रेसर 0.5 ml प्रति लीटर से। इसमें से किसी एक का प्रयोग कीजिएगा। अगला सवाल है कुलदीप जी का। इनके करेले की बेलें पीली हो रही हैं, लेकिन कुलदीप जी आपने जानकारी बहुत कम दी है। अब ये दिक्कत 1000 कारणों से आ सकती है ठंड में, जैसे पोषक तत्वों की कमी से या फफूंदीजनक रोगों से। लेकिन इतने जानकारी में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि अगर बेलें पीली हो रही हैं तो आपको 2 स्प्रे तो लेने ही पड़ेंगे। पहला साफ फंजीसाइड का 2 ग्राम प्रति लीटर से, और दूसरा एनपीके 19-19-19 2 ग्राम प्रति लीटर के साथ सागरिका 2 ml प्रति लीटर मिलाकर आपको देना पड़ेगा। अब आईएएस आइडियाज ने पूछा है कि इन 2 उत्पादों में से कौन सा बेहतर है, और इस तरह के सवाल और भी कई लोग पूछ चुके हैं, इसलिए मैंने इस सवाल को लिया है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर ह्यूमिक के साथ फल्विक या किसी अन्य खादों का कॉम्बिनेशन है तो वह स्प्रे में ज्यादा अच्छा काम करेगा, और जिस खाद में ह्यूमिक की मात्रा ज्यादा है, जैसे 98% ह्यूमिक है और केवल 2% फल्विक एसिड है, तो वह मिट्टी में अच्छा काम करेगा। अगला सवाल उदय जी ने मिट्टी के कैपिलरी फोर्स के बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं। ये उदय जी देखिए, मिट्टी में कुछ पानी चार्ज की वजह से रुकता है तो कुछ बनावट की वजह से, लेकिन नीचे का पानी यानी वाटर टेबल के ऊपर मिट्टी का और ऊपर के एटमॉस्फेयर का एक दबाव होता है। इसलिए मिट्टी में जो मौजूद पानी होता है वो मिट्टी में मौजूद पतली नलियों से ऊपर उठने की कोशिश करता है, और इसी को कैपिलरी फोर्स से समझा जाता है। अब कैपिलरी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मिट्टी के बीच में जो पतले सुराख होते हैं वो कैपिलरी की तरह होती हैं, इसलिए इसको कैपिलरी फोर्स नाम दिया गया है। लेकिन थोड़ा डिटेल में समझें तो आपको इसको समझने के लिए डिटेल से कोहेशन पानी में लगता है उसको आपको समझना पड़ेगा, और एडहेशन फोर्स जो पानी और मिट्टी में लगता है इसको भी आपको विस्तार से समझना पड़ेगा। इन दोनों को समझने के बाद ही आप कैपिलरी फोर्स को विस्तार से समझ सकते हैं। अब जगदीश जी पूछ रहे हैं क्या ह्यूमिक एसिड वाकई काम करता है। दोस्तों ये कई लोग पूछ चुके हैं और मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं कि ये सभी कंपनियों का काम करता है। अगर आप इस तरह हर कंपनी के ऊपर शक करते रहेंगे कि कोई भी कंपनी या प्रोडक्ट के ऊपर कुछ प्रतिशत लिख रही है और वो नहीं है, तो अगर आपको ज्यादा शक है आप लैब में उसकी टेस्टिंग करा लीजिए। 200-300 रुपए आपके लगेंगे, कम से कम आपके मन का एक भ्रम तो दूर हो गया। लेकिन इस तरह से हर प्रोडक्ट पर सवाल उठाएंगे तो फिर आप खेती में इस्तेमाल क्या करेंगे। अब पप्पू पाटीदार जी ने कंडे 1 किलो गुड़ और 20 लीटर पानी में इसको 22 दिन से घोल रखा है। दोस्तों कंडे या उपले का अर्क निकालते समय गुड़ का प्रयोग मत करिए, और कई लोगों को तो मैंने देखा है कि इसमें छाछ भी डालते हैं और भी पता नहीं क्या क्या चीजें डाल के इसमें करते हैं। इसका अर्क निकालने का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका होता है गर्म पानी, और ऐसा आपको इस तरह की किसी भी बाल्टी में करना चाहिए जिसमें नीचे टोटी लगी हुई हो, ताकि पानी निकालने के लिए आपको कंडों को बाहर ना निकालना पड़े, नहीं तो कंडे टूटकर उसमें घुल जाएंगे। इसलिए पहले उस तरह की बाल्टी में कंडों को डाल लीजिए, फिर गर्म खौलता हुआ पानी आपको इसमें मात्र 1 घंटे के लिए डालना है। इसका सारा अर्क निकल जाएगा। उस पानी को टोटी के माध्यम से बाहर निकाल लीजिए और ठंडा कर लीजिए और तुरंत इस्तेमाल करिए, या फिर एयर टाइट कंटेनर में इसको रख दीजिए। क्योंकि दोस्तों कंडे में और गोबर में फर्क है। कंडे में हानिकारक बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा होती है और ताजा गोबर में हानिकारक बैक्टीरिया की मात्रा कम होती है। इसीलिए ताजा गोबर को आपको जीवामृत, घन जीवामृत या कोई भी आप सड़ाने वाली खाद है उसमें आप ताजा गोबर ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब शुरुआत में आप अच्छे बैक्टीरिया के कल्चर में गुड़, बेसन इत्यादि आप बढ़ाएंगे तो अच्छे बैक्टीरिया की संख्या ही बढ़ेगी। और अगर आप कंडों को लेंगे जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा है और उसको 20 दिन सड़ाएंगे तो आपको हानिकारक बैक्टीरिया ही ज्यादा मिलेंगे। इसलिए इसके कंसेप्ट को समझिए जैविक खादों के। अगला सवाल है मृग बहार का। ये जानना चाहते हैं कि IA यानी प्लानोफिक्स और 6BA कब इस्तेमाल किया जाता है, खरबूज पे या तरबूज पे। दोस्तों खरबूजा बहुत ही सफोस्टिकेटेड यानी नाजुक फसल होती है, और खरबूज में और तरबूज में काफी अंतर है। खरबूज की फसल केवल हवा के अंतर से पूरी सड़ सकती है, खेत में एक भी खरबूज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन तरबूज में ये समस्या नहीं आती है, इसलिए खरबूज हमेशा महंगा बिकता है और तरबूज हमेशा सस्ता बिकता है। आपको खरबूजे में कोई भी हार्मोन नहीं इस्तेमाल करना है, और तरबूज में भी आपको 6BA आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फलों के बड़े होने के समय, लेकिन सिर्फ
10 ppm पर। अगर आपने ज्यादा 6BA इस्तेमाल कर लिया तो तरबूज का आकार बहुत ही खराब और बेढंगा हो जाएगा, जो कि मार्केट में बिकना बहुत ही मुश्किल होगा। अब लवकुश जी पूछ रहे हैं कि सरसों खली कितने दिनों तक काम करती है। दोस्तों, कोई भी जैविक खाद हमेशा यानी आजीवन काम करती है। पहले कुछ सालों में NPK और अन्य तत्व टूटकर पौधे को मिलते हैं और ये प्रतिशत बहुत कम होता है, लेकिन मिट्टी में ह्यूमिक पदार्थ या ह्यूमस बाकी बड़े भाग से बनता है, जो एक तरीके से अमर है, जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाए तो जैविक खाद आजीवन काम करता है ह्यूमस के रूप में। अब यूषा खान जी ने पूछा है वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में और आदरणीय डॉक्टर कृष्ण चंद्र के बातों में कितनी सच्चाई है, ये जानना चाहती हैं। दोस्तों, मैं ये सभी से कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं कह रहा हूँ। कभी भी किसी भी वैज्ञानिक की बातों पर संदेह मत कीजिए। और डॉक्टर साहब जिस पद पर हैं, उससे ऊंचा पद ऑर्गेनिक खेती में मुझे तो नहीं दिखता। और ऐसे लोगों की आदत नहीं होती है कि एक आम यूट्यूबर की तरह कुछ भी बोल दें। इनके तर्कों के पीछे वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, तो कृपया इनका सम्मान बनाए रखिए और इनके ऊपर संदेह करना भी इनकी गरिमा के साथ मजाक है, इसलिए कृपया ऐसा ना करें। अगला सवाल रुद्र सिंह जी ने पूछा है। इन्होंने कहा है कि अगर मिट्टी में समय लगेगा तो क्यों ना स्प्रे से ही जैविक खाद दिया जाए। लेकिन दोस्तों, तुरंत जैविक खाद अगर आप स्प्रे से देंगे तो उसमें कुछ मिलेगा थोड़ी ना। जब तक जीवाणु उसको मिट्टी में तोड़ नहीं पाएंगे तब तक उसका फायदा आपको मिलेगा कैसे। और पत्ते पर इतने जीवाणु तो होंगे नहीं कि वो उसको पत्तों पर तोड़ दें। इसलिए मिट्टी को ठीक करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये धीरे धीरे ही ठीक होती है, इसमें समय लगेगा। अगला सवाल है शांतिलाल जी का, ये बंजर जमीन के क्षेत्र से हैं। दोस्तों, बंजर जमीन में सिर्फ बरसात से सफल खेती की जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक अलग माहौल स्थापित करना पड़ेगा अपने खेतों में। और इसका मुख्य तरीका होता है पेड़ लगाइए अपने जलवायु के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से। वहाँ पे जो पौधे टिक सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाइए और जगह जगह पोखरे और तालाब बनवाइए। इससे बरसात का पानी रुकेगा और आपकी मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ आप जैविक खादों और हरी खादों का भी प्रयोग भरपूर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही एक वीडियो बंजर भूमि के ऊपर भी जरूर लाऊं। अगला सवाल अनमोल जी का है। इनका कहना है कि अगर इंसानों के मल से बायोगैस बन सकता है तो किसान अपनी जमीन में शहर के कचरे का इस्तेमाल करके खाद और बायोगैस बना सकता है। ये काम सरकार द्वारा बायोगैस प्लांट लगाकर कई शहरों में किया भी जा रहा है, जैसे दिल्ली जैसे महानगर हुए या कोई भी महानगर जहाँ पे वेस्ट क्लीनिंग फैसिलिटी, अभी गंगा नदी को भी शुद्ध करने के लिए, यमुना नदी को भी शुद्ध करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए थे। ये सब काम किए जाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर या तो इसको सरकार करती है या कुछ उद्योगपति करते हैं। इसको बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा किया जाना असंभव है, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा खेत तो सरकार के पास ही है। अगला सवाल सनी जी का है। ये इफ्को की कंसोर्टिया के बारे में जानना चाहते हैं। सनी जी, कंसोर्टिया एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं NPK के जीवाणुओं का मिश्रण है, जैसे फास्फेट सोल्बिलाइजिंग बैक्टीरिया या राइजोबियम, पोटाश सोल्बिलाइजिंग बैक्टीरिया और एजेटोबैक्टर। और इसको भी अन्य जैविक कल्चर की तरह आप गुड़, बेसन और पानी मिलाकर बढ़ा सकते हैं। अगला सवाल आयुष जी का है। इन्होंने पूछा है, क्या लकड़ी का बुरादा डालकर मिट्टी के कार्बन को बढ़ाया जा सकता है। मिट्टी का कार्बन ह्यूमस के रूप में होता है, जिसको बनने में समय लगता है, और लकड़ी के बुरादे में अलग रूप में कार्बन होता है, यानी कच्चा कार्बन होता है। इसमें से अधिकतर कार्बन जीवाणुओं द्वारा तोड़कर CO2 गैस में बदल दिया जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा कार्बन कार्बनिक पदार्थों में बदलता है कुछ विशेष परिस्थितियों में। इसलिए मिट्टी में CN रेशियो हमेशा फिक्स होता है, लगभग 10:1 या 15:1 के आसपास, क्योंकि ये CN रेशियो ह्यूमस का होता है जो आगे नहीं टूटता। इसलिए मिट्टी का भी CN रेशियो फिक्स होता है। अगला सवाल राजस्थानी रंगरेज का है। इनके आम और नींबू के पौधे में बढ़वार नहीं हो रही है। दोस्तों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि फसल और पेड़ों में अंतर है, इसलिए दोनों के तरीकों में अंतर होता है। इसलिए आपको प्रति पौधा 1 किलो ह्यूमिक एसिड, इसके साथ इफ्को की कंसोर्टिया 1 लीटर मिलाकर 5 लीटर पानी के साथ आपको पेड़ के चारों तरफ जड़ से 1 फीट छोड़कर गुड़ाई करके इसमें मिला देना है। चारों तरफ जो गुड़ाई आप करेंगे उसका घेरा उतना ही बड़ा होगा जितनी दूर तक दोपहर 12 बजे पेड़ छाया करेगा। और दोनों पेड़ों में आपको प्लानोफिक्स का 5 ml प्रति 15 लीटर की डोज से मिलाकर स्प्रे देना है 15 जनवरी के बाद, अभी नहीं, और ये भी शाम के समय में। इसके अलावा बरसात से पहले आपको उसी घेरे में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट प्रति पेड़ 20 किलो की दर से मिट्टी में मिला देना है
और यह काम आपको हर बरसात से पहले करना है, यानी हर साल करना है। आपके पेड़ का घेरा और खाद की मात्रा हर साल लगभग 20% बढ़ जाएगी। अगला सवाल है गौरव जी का, वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में पूछ रहे हैं ये कि ये कैसे काम करता है। वेस्ट डिकम्पोजर गोबर के कुछ ज्यादा क्षमता वाले जीवाणु हैं जो किसी भी चीज को ज्यादा सड़ाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीवाणु अलग अलग समय लेते हैं चीजों को सड़ाने के लिए। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने होनहार जीवाणुओं को अलग करके उनका ही एक कल्चर बना दिया जिसको नाम दिया वेस्ट डिकम्पोजर। अगला सवाल है चिंटू जी का, ब्लैक जिप्सम के बारे में ये जानना चाहते हैं। दोस्तों ब्लैक जिप्सम को ही मार्केटिंग करने का एक तरीका समझ सकते हैं आप। इसमें 70% जिप्सम रहता है और 30% ह्यूमिक पदार्थ मिलाकर इसको बनाया जाता है। इसलिए इसमें कैल्शियम और सल्फर के साथ कुछ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे मैग्नीशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि ह्यूमिक पदार्थों का कोई निश्चित मान नहीं होता कि किसमें कितना सूक्ष्म पोषक तत्व रहेगा या किसमें ह्यूमिक की कितनी मात्रा रहेगी या फल्विक की कितनी मात्रा रहेगी, ये इसको शुद्ध करने के बाद ही पता चल पाता है। इसलिए अलग अलग कंपनियों में आपको ये मात्रा अलग अलग देखने को मिलती है, इसका कोई एक निश्चित नहीं होता। और आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है दोस्तों महमूद हुसैन जी का, और इस सवाल का मकसद ये है आपको बताना कि मुझे यह भी बताना पड़ता है कि ऑर्गेनिक को हिंदी में जैविक कहते हैं। दोस्तों मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं अपनी व्यथा बता रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसे कई सवाल होते हैं जिनमें मैं कुछ बता नहीं पाता और मेरा समय ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। इसलिए शायद सभी लोग पेड सर्विस रखते हैं ताकि व्यक्ति जब पैसे लगाकर कोई ज्ञान लेता है तो उसकी कद्र करता है। तो दोस्तों थोड़ा जागिए, अच्छी चीजों को लाइक कीजिए, तभी यूट्यूब पर अच्छे लोग आकर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।